नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक कल मुंबई में समाप्त हो गई। इस बैठक के बाद कई कमेटियों की घोषणा की गई और एक लंबी रूपरेखा इस सरकार से लड़ने की इस विपक्षी बैठक में बनी। देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव लगातार 2 दिन से मुंबई में थे और वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस बैठक की लगातार सूचनाएं दे रहे थे। तो कल टीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया कि इस इंडिया की बैठक के क्या मायने हैं, इसके बाद देश की राजनीति किस तरीके से मोड़ लेगी, मोदी सरकार को किस तरीके की परिस्थिति इस बैठक के बाद होने वाली है, देश में इस विपक्षी गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगा और देश के सामने इसमें क्या चुनौतियां हैं, इसकी समीक्षा की गई। इस परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर दीपक राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय यानी मैंने, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अखिल स्वामी, प्रोफेसर रविकांत ने परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु टीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है और आप हमारे पैनल से क्या चाहते हैं, ये भी बताइए। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। था उसके बारे में बहुत सारी बातें फैलाई गई थी। कहा यह जाता था कि ये कोई स्थिर सरकार नहीं दे सकते, ये कहा जाता था कि जैसे ही एकत्र होते हैं टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। मुझे लगता है कि इस इंडिया की सबसे बड़ी जो ताकत बन के जो आई है बात, वो यही है कि जनता का जो भरोसा है वो विपक्ष में लौटा है। आप जानते हैं कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह होती है कि सरकार की साख से भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण होती है विपक्ष की साख। विपक्ष को जनता किस तरीके से देखती है, किस नजरिए से देखती है, ये बहुत आवश्यक है। ये जो सारा कुछ यहाँ पर हुआ है 2 दिनों के अंदर, इसमें बहुत ही स्मूथली सब कुछ बिजनेस हुआ है। मोदी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, आरएसएस के लोग हो, टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे आप समझिए कि किसी पेड़ पर एक कौवा कुछ लेकर चला गया हो, उसके चोट से क्या गिरता है ताकि नीचे के प्राणी उसको झपट सके। ऐसी कोई भी बात नहीं होने दी वहां पर इंडिया ने कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें कोई भी थोड़ी सी भी दरार नजर आए तो उसको जो मीडिया है, पिछलग्गू मीडिया जो है, उस दरार को पूरा दरवाजा बना देता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे सारे मुद्दे जिसमें कोई भी एक विवाद हो सकता था वो उन्होंने फटकने ही नहीं दिया। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आने वाले समय में इस इंडिया की बैठक को इस रूप में याद किया जाएगा कि जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी विपक्ष की ताकत की, विपक्ष की मौजूदगी, विपक्ष की एकता की, इस इंडिया ने उस अपेक्षा पर खरा उतर के दिखा दिया है। तो ये निश्चित रूप से माइलस्टोन है। आने वाले बहुत लंबे समय तक राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा होती रहेगी और जो आने वाला जो इंडिया है, जो नया भारत जो बनेगा, उम्मीद हम ये करते हैं कि चाहे चुनाव अभी हो बाद में हो, क्योंकि अब ये जो फैलाया गया है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो उसका जिस तरीके से कोई असर ही नहीं हुआ वहां पर, तो ये भी एक घबराहट जाएगी। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वह मुद्दा जो है, वह प्रस्ताव जो है वो आएगा ही नहीं और कह दिया जाएगा कि भाई ये सत्र जो है ये तो किसी और कारण से बुलाया गया है, जो भी है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि हमारी बात सही है कि अंतिम बात की इंडिया जो है वो ठीक युद्ध के मैदान में उतर चुका दिख रहा है। राजीव जी। जी शकील अख्तर जी, 60% इंडिया बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। 60% भारत हमारे साथ है, राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे। कितना दम है इसमें? और यहाँ से अगर 60% भारत है तो कह रहे हैं, संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सबने अपनी बात कही और सबका यही कहना था कि अगला चुनाव हम ही जीत रहे हैं। क्या देखा जाए यहाँ से अगला चुनाव इंडिया जीत रहा है गठबंधन? देखिए, चुनाव बहुत जल्दी होगा ये अब सबको अनुमान लगने लगा है। इसीलिए राहुल गांधी ने आज ये इतनी बड़ी बात कही कि हम आसानी से जीत रहे हैं, उन्होंने कहा। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई चुनौती है, हम लड़ेंगे, टफ फाइट देंगे। उन्होंने कहा हम तो जीत रहे हैं। और जो 60% की उन्होंने बात कही है, तो एक बात हमको समझ लेना चाहिए कि राहुल जो है बड़बोले नहीं है, चीजों को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलते हैं, वो कम ही बोलते हैं। तो ये 60% राहुल ने बोला है, तो ये बिल्कुल उन्होंने लोअर लेवल दिया है, बहुत ही कम बोला है 60%। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास इससे ज्यादा जन समर्थन आ चुका है। इसका उदाहरण क्या है या इसके हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हमें इस तरह देखना चाहिए कि कल से मीडिया खबरों को किस तरह से पेश कर रहा है। जब राहुल ने अडानी की बात करी कल,
टीवी ने, किसी ने उस खबर को नहीं दिखाया। उन्होंने अडानी का नाम तक लेने से परहेज किया। प्रिंट मीडिया क्या कर रहा है, इंडिया को, यहां हमने देखा, हमारी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सीधा सीधा INDIA लिखा है। जैसा जिसका नाम है वैसा ही सबको लेना पड़ेगा। आप किसी का नाम भी किसी और तरह से नहीं ले सकते। INDIA। तो आज एक सबसे बड़े अखबार ने, जो हिंदी का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार कहलाता है, यूपी बेस्ड है, उसने किस तरह लिखा उसको, देवनागरी में I, देवनागरी में N, देवनागरी में D। उसने उसका उपहास उड़ाने की, मजाक उड़ाने की कोशिश करी और बड़ा उस बात का विरोध हो रहा है। लोग उस बात को हंस रहे हैं कि एक अखबार जो यूपी का सबसे बड़ा, यूपी का नहीं, हिंदुस्तान का, हिंदी का सबसे बड़ा अखबार कहलाता है, वो इतना डर गया। वो इंडिया को सिंपल इंडिया नहीं लिख पा रहा था। हिंदी में जैसे देवनागरी में हम कहते हैं, स्क्रिप्ट देवनागरी है हिंदी की, तो हमसे ई, न आधा, ड में छोटी की मात्रा, य में इंडिया लिख सकते हैं, लेकिन ना, वो लिख रहा है आ बड़ा आ, इमली का आई। ये क्या है? ये डर है। ये डर अब मीडिया के अंदर तक पहुंच। आज सारे नेताओं ने मीडिया से कहा, वो बहुत पुचकार के कहा, आज के जो लफ्ज थे पुचकार के कहा, और उन्होंने एक आश्वासन भी दिया कि देखो तुम गुलामी में हो, तुमको हम आजाद करा देंगे। और ये बात सही है। आज मीडिया जो है वो इस बात को महसूस कर रहा है कि जो वो देख रहा है उसको बता नहीं सकता, उसको लिख नहीं सकता। अब इस मीटिंग के बाद बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी को भी लेके कही जा रही हैं कि वो जल्दी क्यों चली गई। जिन ममता बनर्जी ने आज सुबह मीटिंग की शुरुआत में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शाल पहना के उनका सम्मान किया, वो बड़े अदब के साथ किया। उन ममता बनर्जी किसी छोटी बात पे नाराज हो सकती हैं? जो ममता बनर्जी जो हैं, इस सारी चीजों को बड़े खुल के कह रही हैं, लेफ्ट के लोगों से मिल रही हैं। सीट शेयरिंग में आज क्या कहा है सबने, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि हम अपने नुकसान पे भी सीट शेयरिंग करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आज की मीटिंग में। आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि लेन देन होगा, मगर वो लेन देन किस तरह होगा कि हम लेने पे यकीन करेंगे, देने पे कम करेंगे। क्योंकि हम जैसे दे रहे हैं वो भी तो हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना। हमें मिला जुला के सब नेताओं का एक कहना था, ये प्रस्ताव आया नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, ये इसको आप अनौपचारिक प्रस्ताव कह सकते हैं, जो मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने नहीं आएगा, पर नेताओं के बीच में आया कि हमें कम से कम 300 सीटें जीतना। हम 300 से ऊपर सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। इसीलिए सीट शेयरिंग अभी थोड़ा जल्दी था, क्योंकि जो आपने बताया और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि 2 कमेटियां बनाई और 3 वर्किंग ग्रुप बनाए, इस पे काफी टाइम खर्च होता है। हर पार्टी अपना नाम देती है। कभी कभी कोई पार्टी कहती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि CPIM ने एक कमेटी के लिए कहा कि हम बाद में देंगे, एक कमेटी के लिए ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम बाद में देंगे। कई चीजें होती हैं, कई बार जल्दबाजी में कुछ ऐसे नाम भी जाते हैं कि जिनको बदलना भी पड़ता है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चे का भी एक नाम ऐसा आया था जिसमें जो लिखा गया था कि बाद में देंगे, फिर बाद में उसमें करेक्शन किया गया। ये सब काफी टाइम गया, लेकिन ये औपचारिकताएं थी मीडिया को दिखाने के लिए कि अगर न करते तो मीडिया कहती क्या कर रहा। देखिए, झंडा कभी था नहीं एजेंडे में। जी, आता हूं, झंडे पे भी आऊंगा और भी तमाम बातों पे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं उस पे आना जरूरी है, और वो बात है कि 300 सीटें जीतने का लक्ष्य, कम से कम 300 सीटें, कम से कम 300 सीटें जीतने का लक्ष्य। ये बातें मीडिया में नहीं आई, बाहर नहीं आई हैं, लेकिन अंदर खाने इस बात की भी चर्चा खूब चली है। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप जो बात स्वामी जी कहते रहे हैं अभी तक कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया गठबंधन जो है अगला चुनाव जीत रहा है, और अंदर खाने इस लक्ष्य को अचीव ही नहीं करना, यहां से गिनती की शुरुआत करना, ये भी आज सुनाई दे रहा था। हालांकि ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यह बात कोई करेगा नहीं। ये बात अगर शायद मोदी जी के सामने होती तो वो कह सकते थे, क्योंकि वो लोग टारगेट वैसे ही देते हैं, अब की बार 400 के पार वाला। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई टारगेट नहीं दिया है। लेकिन कहना यह जरूरी यहां पर है कि अब इंडिया के अंदर खाने में भी एक टारगेट है कि हमें 300 से अपनी गिनती शुरू करनी है। क्या कहेंगे? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में अंदरूनी स्तर पे ये बात हुई है, वो अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इसका माने उनको जनता के जो भाव हैं उनकी पूरी सूचना नहीं है। देखिए, 300 से ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल एक तरफा लड़ाई है इस बार। ये देखिए, बिल्कुल उसी प्रकार की घटना है। फिर मैं पौराणिक कथाओं की तरफ ले जाऊंगा, आपके दर्शक कहेंगे कहां स्वामी जी वहां ले गए। ये एक प्रकार का समुद्र मंथन हुआ है समुद्र के किनारे मुंबई में।
और उस समुद्र मंथन में ये थोड़ा अंतर ये है, दोनों तरफ केवल देवता हैं और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला है बस केवल ये ध्यान रखना है कहीं राहु केतु उसको लेके ना भाग जाए। देखिए आपने देखा कि जो आपकी बिहार की पार्टी है एलजेपी, उसके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया ज्वाइन करने वाले हैं, वो संपर्क में हैं। अकाली दल संपर्क में है, बीजेपी के 50% नेता संपर्क में हैं। ये जो 300 का आइडिया है, पता नहीं ये आइडिया कहां से आया। जनता के बीच में इस समय जो रोष है उसमें बीजेपी के कुछ 15-20% लोगों को ये 300 का है। ये स्वामी जी ये 300 जो है ये यहाँ से गिनती शुरू करनी है, ये बता रहे हैं। नहीं, क्यों गिनती शुरू करनी है? मैं कह रहा हूं बीजेपी की गिनती 50 से नीचे से शुरू कीजिए। अगर 50 सीट बीजेपी को मिलेगी और बाकी जो पार्टीज हैं जो इंडिया और एनडीए में नहीं है उनकी 50-60 सीटें, तो बाकी सीटें तो इंडिया ही को मिलनी है। तो देखिए वास्तविकता में ये जो इस समय जो युद्ध है ये निर्णायक युद्ध है। 1977 से भी बड़ा युद्ध है ये। इस प्रकार की स्थिति देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं और ये तोड़ने की केवल बात नहीं है, ये इस प्रकार के शासन तंत्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने महत्वहीन बना दिया है। ये नॉर्थ ईस्ट से इनको कोई मतलब नहीं है, साउथ से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि भारतवर्ष की जो विशाल एक स्थिति है, इतना विशाल देश, इतना बड़ा देश, जिसकी जो अनेकता में विविधता में अनेकता वाला हमारी जो परंपरा है, हमारी जो एक भाई बंधु वाली परंपरा है, ईद और हमने दिवाली जिस प्रकार से प्यार से मोहब्बत है, हमने ईस्टर मनाया है, जिस प्रकार से बचपन में हमने एक दूसरे के प्रति प्यार देखा है, जिस प्रकार से 1962 और 71 और सारी युद्ध हमने देखे हैं, हम मिलजुल के लड़े हैं। हम भाई भाई नहीं लड़ सकते, ये लोग भाई भाई को लड़ाते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है और इंडिया ने क्या निर्णय किया मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यह है हम आपस में नहीं टूटेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। जहां मेरा धर्म और मेरी जाति मेजॉरिटी में होगी हम दूसरे की रक्षा करेंगे, जहां वो मेजॉरिटी में होंगे हमारी रक्षा करेंगे। 142 करोड़ भारतीय एक परिवार है और क्योंकि इन्होंने 9 साल में इस परिवार को तोड़ा है, इसलिए इनको वापस आने की अनुमति किसी स्थिति में देश नहीं दे सकता। जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ, और जो आप कह रहे हैं ये सही बातें जो हैं ये इंडिया गठबंधन के नेता भी कह रहे हैं। प्रशांत टंडन जी, यहाँ कहीं ना कहीं ये अब बात समझ में आ रही है और इंडिया गठबंधन के नेता भी ये बात कह रहे हैं कि देश की जनता जो है वो तंग आ चुकी है, और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी भी जो बात कह रहे हैं कि 60% भारत तो हमारे साथ है, मंच पे है, आज कह रहे थे, आपने भी देखा, हम सब उसी जगह मौजूद थे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे हम लोग। और उसके बाद यहाँ से और स्वामी जी वही बात कह रहे थे कि देश की जनता जो है तंग आ चुकी है और अब यहां से इंडिया गठबंधन को एक उम्मीद जो है, उम्मीद ही नहीं, एक कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है कि नहीं हम तो जीतने जा रहे हैं। देखिए 60% ये क्या है? 60% वोट शेयर है। ये 60% वोट शेयर 2019 के चुनाव के हिसाब से, जो पुलवामा का चुनाव था, जो बालाकोट का चुनाव था, जिसके बारे में सतपाल मलिक कई बार कह चुके हैं। देखिए मुख्य तौर पे ये जो सीट शेयरिंग और ये जो बारीक चीजें हैं, ये गठबंधन के लोग बंद कमरों में बात करेंगे, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। 2024 का इलेक्शन ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जब जनता लड़ेगी। और ये जो नफरत फैलाने वाला मीडिया है, जो दिन रात हिंदू मुसलमान करता है, जो समाज को बांटने का काम कर रहा है, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, इस मीडिया के लिए भी इंडिया गठबंधन को काम करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है, इसके प्रति सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा यही नैरेटिव, यही बातें चलाएगा, नेगेटिव बातें। राजीव जी, इलेक्शन का इतिहास आप उठा के देखिए, जब भी बड़े इलेक्शन होते हैं बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं और जिसका नाम भी नहीं सुना होता वो चुनाव जीत जाते हैं। हमने वाजपेयी जी को चुनाव हारते देखा, इंदिरा गांधी को चुनाव हारते देखा, तमाम बड़े नेता, माधवराव सिंधिया चुनाव हार गए, तमाम नेता बड़े चुनाव हार जाते हैं। और चुनाव जब वेव चलती है तो वेव में कोई भी जीतता है। फिर उसमें ये सीट शेयरिंग और ये सब, केवल सीट शेयरिंग में इतना ख्याल रखना कि गठबंधन के लोग आपस में ना लड़ें, एक बात। दूसरी बात की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया गठबंधन को समझना, सब चीज़ें ठीक है, नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक है, वैचारिक दृष्टि से ठीक है, मीडिया के प्रति सजग हैं, उसको और थोड़ा सा वो होना चाहिए अग्रेसिव मीडिया के प्रति। लेकिन जो अशोका यूनिवर्सिटी के सब्यसाची दास का रिसर्च है,
जो इलेक्टोरल फ्रॉड है, जो वोटर लिस्ट से नाम गायब किए जाते हैं वंचित समाज के, माइनॉरिटीज के, इंडस्ट्रियल स्केल पर नाम गायब हो जाए कोई बात नहीं, तो खैर स्पेलिंग मिस्टेक या तमाम चीज़ें होती हैं, जो प्रशासनिक त्रुटियां होती, क्लरिकल मिस्टेक जिसको कहते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्केल पर 7 करोड़ लोगों के, 8 करोड़ लोगों के अगर नाम गायब हो जाएं और उसमें अधिकांश नाम जो है वो मुसलमान और दलित समाज के हों, तो ये अलार्मिंग है। तो इसलिए माइक्रो लेवल पे जाके जहाँ काम करना है इंडिया गठबंधन को, इन पार्टियों को, वो काम करना है कि बिल्कुल एकदम जिला, ब्लॉक, तहसील लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे इलेक्टोरल रोल्स को के ऊपर नजर रखनी है। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो ये हो रहा है। तो इसको अगर रोकने में इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया तो 60% क्या, उसके भी आगे जाएगा। एक बहुत बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब्यसाची दास की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी बातें आई और राहुल गांधी भी इस बात को एक दो जगह सामने रखते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ ये कि क्या अलग अलग जगहों पे इलेक्टोरल रोल्स की बात हो रही है, वोटर लिस्ट की बात हो रही है, इन सब की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास एक बार फिर और आपसे समझूं कि क्या तमाम गतिविधियां चलेंगी। सत्ता पक्ष तो चाहेगा कि किसी न किसी रूप से अगला चुनाव भी जीतें। मोदी जी की भी चाहत है कि वो रिकॉर्ड बनाएं, कि तीसरी बार रिकॉर्ड प्रधानमंत्री रहें वो। क्या ये रिकॉर्ड बनाते हुए आज की तारीख में जो इंडिया गठबंधन कह रहा है प्रोफेसर रविकांत जी कि अगला चुनाव हम ही जीतेंगे, आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन सही कह रहा है? क्योंकि आप लोगों के बीच रहते हैं, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य वहां आप रहते हैं, उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहूंगा कि क्या सचमुच इंडिया गठबंधन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस मात्र नहीं है बल्कि ये जनता की आवाज है जो वो समझ रहे हैं, इंडिया गठबंधन सुन रहा है। देखिए राजीव जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश का माहौल पूरी तरीके से बदला हुआ दिखता है। जो जन सामान्य है, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो तानाशाही पूर्ण रवैया है उसे आगे जा चुका है। जिस तरह से उत्पीड़न बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, विषमता की खाई बढ़ी है, उसके वजह से इस देश का जनमानस अब ये कहने लगा है कि साहब अच्छे दिन लाने का जो आपने वादा किया था, अब बेहतर है कि हमारे पुराने दिन ही वापस आप लौटा दीजिए। जो घड़ी घड़ी झूठ बोला गया, जो छल किया गया लोगों से, किसानों का आंदोलन 13 महीने का, जहां 750 किसानों की शहादत हो गई लेकिन मोदी जी ने कभी मुंह नहीं खोला। सीए एनआरसी पर क्या हुआ, पूरे अल्पसंख्यक समाज को आपने जिस तरह से उनको सड़कों पर लाकर के घसीट करके पीटा, जिन्हें आप बेघर करना चाहते थे, वो पूरा अल्पसंख्यक समाज इस समय राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की नजरों। आपने नौजवानों के साथ क्या किया, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज पढ़े लिखे लोगों से लेकर के और वो जो साधारण तबके का नौजवान है वो भी इस समय इतना ज्यादा परेशान है कि वो सरकार के बदलाव का इंतजार कर रहा है। ठीक उसी तरह से जो और समुदाय हैं, आदिवासियों के साथ क्या हुआ, मध्य प्रदेश का वो दृश्य क्या आप भूल सकते हैं कि जहां पर एक भाजपाई एक आदिवासी पर पेशाब कर रहा है सरेआम, दलितों का उत्पीड़न गुजरात में ऊना से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हाथरस तक बदस्तूर जारी रहा। तो जो ये परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की जो केमिस्ट्री है पूरी, वो रिफ्लेक्शन उसका दिखाई पड़ता है मुंबई की इस बैठक में। जो आत्मविश्वास विपक्षी दलों में दिखाई पड़ रहा है, जो एकजुटता दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे यही जनमानस के अपनी जो केमिस्ट्री है वो है। और राहुल गांधी की जो पूरी यात्रा है, अभी ये भी चर्चा हो रही है कि शायद चुनाव पहले हो जाए। इसके पीछे मुझे एकमात्र जो बड़ा कारण दिखाई पड़ता है वो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं जो उसका पार्ट 2 होना है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को पैरों की तलों से जमीन को ना खत्म कर दे, इसलिए। और दूसरा सेमीफाइनल जिसको मैं कहता हूं, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना की चुनाव, जहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए दिखती है और भारतीय जनता पार्टी को वहां शिकस्त अगर मिलती है तो फिर नरेंद्र मोदी किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे और यहां तक कि वो अपने पार्टी के बीच में भी कैसे जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी इतना बड़ा ब्रांड बनकर के आए थे उस हिंदुत्व और कारपोरेट मीडिया के कंधे पर सवार होकर के, वो नरेंद्र मोदी अपने भाजपाइयों के बीच में कैसे मुंह दिखाएंगे। तो जो उन्होंने तानाशाही पूर्ण रवैया अपने पार्टी के भीतर भी पैदा किया, सिर्फ जनता के बीच में नहीं, विपक्ष के सामने ही नहीं,
बल्कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर भी वो सारे लोग जिस तरह से बैठे, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आप देख लीजिए, नितिन गडकरी की जो शारीरिक भंगिमा है उसको आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे को आप देख लीजिए। तो जो आग सुलग रही है बीजेपी के भीतर भी, अगर ये दूसरे सेमीफाइनल में नरेंद्र मोदी का जो पूरा बना हुआ ब्रांडिंग है, जो छवि है, अगर वो खत्म होती है तो फिर ये आग अंदर से भी निकलेगी और जो ये अलायंस बन रहा है, ये अलायंस उनको पूरे तरीके से पराजित करने में सक्षम दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए ये बेचैनी बीजेपी के खेमे में है और ये आत्मविश्वास विपक्ष के खेमे में आपको दिखाई पड़ रहा है। जी, बेचैनी जो है वो विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के खेमे में है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रहा है। और आप दोस्तों देख लीजिए, हम लोग लगातार जो बातें कर रहे थे कल से लेकर आज तक, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वही सारी बातें यहाँ सामने आई, यानी कि डीबी लाइव की जो बातें थी वो बात कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई दी। अमलेंदु उपाध्याय जी, डीबी लाइव की बात सच होती हुई दिखाई दी और उसके बहुत सारे मायने हैं। मायने ये हैं कि यहाँ बैठ करके इसी ग्रैंड हयात होटल में जो आज मीटिंग हुई है, कल 2 दिनों से हम लोग यहाँ लगातार बैठ करके और अलग अलग नेताओं से, अलग अलग सूत्रों से इन तमाम चीजों को जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि चल क्या रहा है। और यहाँ से जो कुछ चल रहा है, जो कुछ निकल के आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, हुई है अमलेंदु जी। और उस बैठक के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये अमलेंदु जी कि अब यहाँ से एक जीत का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। वो फॉर्मूला आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे यहाँ से जो 28 दल जो निकल के आए हैं बाहर, ये 28 दल अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो वो एक उत्साह के साथ कि नहीं जी, अगला चुनाव, लोकसभा चुनाव 2024 का हम ही जीतने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी, एक तो इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है, मुझे लगता है कि जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है इन पार्टियों का, उस पर जबरदस्त इसका जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और वो जबरदस्त तरीके से उसको ऊर्जा मिली है और ये संदेश गया है निचले स्तर के पास कि अब उसको जो है वो जमीन पर जाकर के काम करना, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देनी है। दूसरा, जो तमाम दलों के बीच जो एक तरीके से कहा जाए कि जो संघर्ष की स्थितियां थी जमीनी स्तर पर, मुझे लगता है वो भी अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बड़ा लक्ष्य जो है वो सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उसके लिए एकजुट होना है। तो अब निशाने पे भारतीय जनता पार्टी होगी। इन सारे दलों के आपस में ये दल एक दूसरे के निशाने पर अब नहीं होंगे, जहां जहां भी जिन राज्यों में ये हैं। तो ये एक बड़ा संदेश मुझे लगता है यहाँ से अब साफ तरीके से चला गया है। दूसरा, कोई भी सीट शेयरिंग का फार्मूला यहाँ से दिया नहीं गया है, यानी सीट शेयरिंग जो है उसको अभी लटका के रखा गया। वो इसलिए लटका के रखा गया, मुझको लगता है बातें आपस में हो गई होंगी, तय हो गया होगा किसको किस तरीके से कहाँ करना है, क्योंकि जब अकेले में बातें हुई तो सब तय हो गया होगा, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई है ताकि एक सस्पेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बना रहे कि कौन कहाँ लड़ेगा और किस तरीके से लड़ेगा। मुझे लगता है ये आखिरी समय तक सस्पेंस बना के ही रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में उतरेगी तब उसको एक यूनाइटेड इंडिया जो है वो जो है अपने सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो भारतीय जनता पार्टी की भी परेशानियां बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि इस बैठक का जो आप सवाल रेज कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल रेज कर रहे हैं अमलेंदु जी, जरा शकील अख्तर जी से भी पूछ लेते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के शकील अख्तर जी, क्या जानबूझ करके इस मसले को अभी रखा गया है कि कुछ चीज हैं वो पर्दे के पीछे रहें, पर्दे के अंदर रहें, और ताकि भारतीय जनता पार्टी भी ये सोचे कि पता नहीं उस जगह से कौन खड़ा हो रहा है और एक के सामने एक जो कैंडिडेट की बात हो रही है उसके बारे में क्या कुछ खबरें आई हैं? वो अभी तो नहीं हो सकती ना सीट शेयरिंग ऐसे एक मीटिंग में कि इसमें सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दें। सीट शेयरिंग तो एक लंबा प्रोसेस है, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसी के बाद इसको सामने लाया जाएगा, लेकिन एक मोटी मोटी सहमति बनेगी उसके ऊपर कि कहाँ पे कैसे होगा, कौन लोग कहाँ के लिए बात करेंगे। मसलन वेस्ट बंगाल के बारे में है तो वहाँ सारे लोग तो नहीं बैठेंगे ना, वहाँ शरद पवार की कोई भूमिका नहीं होगी या अरविंद केजरीवाल की वहाँ कोई भूमिका नहीं होगी। वहाँ तो कांग्रेस के, लेफ्ट के लोग और तृणमूल कांग्रेस के लोग और एक दो और बड़े नेता जो हैं गठबंधन के, वो बैठ के करेंगे। इसी तरह जब दिल्ली की और पंजाब की बात होगी तो उसमें ममता बनर्जी का कोई योगदान नहीं होगा ना, उसमें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ 2-3 और दूसरे कोई नेता मिलकर बात करेंगे। तो सीट शेयरिंग के बारे में ये तय हो गया कि सीट शेयरिंग होगी, त्याग करके होगी, सेक्रीफाइस करके होगी। यही इंपॉर्टेंट बात है। सीट शेयरिंग के बारे में अभी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो है वो सब क्लियर है। वो तो एक ऐसी चीज है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो जिसे कहते हैं सगाई भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हुई, लड़का होगा या लड़की होगी, अभी तो बहुत दूर की बात है। वो सारी की सारी चीजें
उसमें देखिए है क्या कि हम लोगों के मन में, हमारे मन में, सबके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जो नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं और उनमें रियल जो होता है पॉलिटिकल इंटेलेक्ट होता है, राजनीतिक रूप से बुद्धिमान होते हैं। उन्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मीडिया के अंदर बहुत सारी बातें होंगी। जैसे एक बात हम बताते हैं आपको, बहुत सारे लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि ग्रैंड हयात होटल में 2 दिन से ये मीटिंग हो रही है, इस पे कितना खर्चा हुआ। मतलब एनडीए की मीटिंग जो हुई थी इससे पहले दिल्ली में, वो किसी पार्क में हो गई थी, वो अशोका होटल में हुई थी, नेहरू के बनाए हुए होटल में। सबसे बड़ा, सबसे आलीशान होटल है दिल्ली का अशोका होटल, वहां हुई थी। तो हर मीटिंग इसी तरह होती है। और इसकी शुरुआत जो है, जो लोग लिख रहे हैं उन्हें क्या बताएं हम, शुरुआत तो प्रमोद महाजन ने की थी, बीजेपी के नेता ने की थी इसकी। तो ये सारे मुद्दे देखिए, आज से पहले आपको याद होगा हर बार ये सवाल उठता था, 10-10 बार स्टोरी होती थी, राष्ट्रपति भवन के इतने कमरे हैं, उसकी क्या उपयोगिता है। 9 साल में अगर कोई ऐसी स्टोरी किसी ने करी हो या करवाई हो तो कृपया हमको बता दो। इससे तो कोई मायने भी नहीं है शकील अख्तर जी, कि ये तो कहेंगे ही कि वो ग्रैंड हयात में क्यों कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, कोई मायने थोड़ी रखते हैं। ये हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि इस तरह के सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि आज उनके पास मीडिया है और वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी तरह पार्लियामेंट के एक दिन का कितना खर्चा होता है, कि 10 बार खबर चलती, हर सेशन में चलती थी। 9 साल में एक बार भी चली हो तो बता दें। अभी आप स्पेशल सेशन कर रहे हैं, अगर ये सेशन यूपीए ने बुलाया होता तो अभी तक 10 बार ये खबर चल जाती। इतना खर्चा सरकार क्यों कर रही है? तो सवाल ये है कि कौन क्या कह रहा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। नेता लोग एक हो गए हैं, उनके अंदर एक समझ विकसित हो गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसका एक और उदाहरण आपको देते हैं कि आज अभी राहुल यहाँ से मीटिंग करके जा रहे हैं, इतनी बड़ी, और कल वो सीधे छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। न्यू रायपुर में कल राहुल गांधी की पब्लिक मीटिंग होने वाली है, यह हम अभी आपको बता रहे हैं। कल राहुल सीधे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, रायपुर पहुंचेंगे, तो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी सभा ही होगी वो तो आ ही गए, चुनावी सभा ही होगी वो। तो अब जो है इंडिया के सारे नेता जो हैं इस बात को समझ गए हैं कि जब हम जीत रहे हैं, जब जीत रहे हैं तो फिर रन थोड़ा तेज बनाना पड़ेंगे, जो भी स्कोर बोर्ड की डिमांड होगी उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। अब मैच तो चल रहा है ग्राउंड में, अब बाहर के लोग जो हैं वो चिल्लाते रहेंगे, उससे क्या होगा। अब देखिए, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं उनको एक बात बताते हैं हम, अगर इनकी स्थिति इतनी ही अच्छी है तो मध्य प्रदेश के अंदर ये क्या हो रहा है, लोग पार्टी छोड़ छोड़े कौन जा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं वीरेंद्र रघुवंशी, वो कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अभी आपको बता देते हैं, भंवर सिंह शेखावत बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, वो भी कल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपको ये बता देते हैं। अभी गुड्डू राजा चंद्रभूषण सिंह, वो भी कल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। और नर्मदापुरम के पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष गिरिजा शंकर शर्मा जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी आज। तो मध्य प्रदेश के अंदर जहां चुनाव हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? तो ये स्थिति ऐसी है कि इस वक्त सबको लग रहा है कि बीजेपी सरकार जो है उसके 9 साल पूरे हो गए हैं, अब उसका ग्राफ गिर रहा है। अब ऐसी कोई चीज नहीं बची। लास्ट बची थी पार्लियामेंट का विशेष अधिवेशन, वो भी बुला लिया, उसने कोई असर पैदा नहीं किया। उसके बाद बोली थी एक देश एक चुनाव, उसने भी कोई असर नहीं पैदा किया। अब एक नई चीज बची है, हम जल्दी चुनाव कराएंगे, तुम चुनाव में हिस्से ही नहीं ले पाओगे, तुम डर जाओगे, उसका भी कोई असर नहीं है। आज की मीटिंग में बात हुई, आज की मीटिंग में ये चीजें भी सामने नहीं आएंगी कभी, हम आपको बताते हैं। और सबने कहा कि कल करवा लें, अक्टूबर में क्या कह रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।